नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल रिवाइंड यूट्यूब चैनल के एक न्यू लेक्चर में। आज हम डिस्कस करेंगे सीपेज एनालिसिस। तो सीपेज एनालिसिस और फ्लोनेट को हम इसमें यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और एक चैप्टर इसके बाद हमारा बचेगा स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ स्लोप। उसको हम कर लेंगे तो हमारा फिर पूरा सॉइल मैकेनिक्स ख़त्म हो जाएगा। तो ठीक है, हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सीपेज एनालिसिस, तो आपको मोटा मोटा तो आइडिया होगा सीपेज क्या होता है। सीपेज तब होता है जब आप सॉइल के अंदर से सॉइल के थ्रू वाटर आपका सॉइल के थ्रू फ्लो हो रहा है, मतलब कि फ्लो हो रहा है इधर से एक एंड से दूसरे एंड तक सॉइल के अंदर से वाटर फ्लो होके जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सीपेज बोलेंगे। तो सीपेज के केस में क्या होगा, सॉइल हमेशा क्या होगा, सैचुरेटेड होगा। तो अब ये फ्लो हो रहा है तो हेड भी होगा। तो एफएम में हम देख रहे होते हैं कि एफएम में क्या होता था, टोटल हेड क्या होता था आपका, टोटल हेड आपका होता था एफएम में डेटम हेड प्लस प्रेशर हेड प्लस वेलोसिटी हेड। लेकिन अब सॉइल में क्या होता है, वेलोसिटी इतनी कम होती है मतलब लगभग नेग्लिजिबल होती है, जीरो के बराबर। तो आपका वेलोसिटी हेड लगभग जीरो हो गया तो टोटल हेड आपका हो जाता है आपका डेटम हेड और प्रेशर हेड का सम हो जाता है। और डेटम हेड और प्रेशर हेड को क्या बोलते थे, पीजोमेट्रिक हेड बोलते थे, या इशू को हम हाइड्रोलिक हेड भी बोल सकते हैं। अब हेड लॉस क्या होगा, ये सॉइल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो हो रहा है, सॉइल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के फ्लो हो रहा है, तो क्या होगा, हेड लॉस भी कुछ होगा, हेड का लॉस भी होगा। तो हेड लॉस जो होता है वो होता है उन दोनों पॉइंट के बीच का हेड का डिफरेंस। हेड कौन सा, टोटल हेड या यहाँ पे टोटल हेड ही पीजोमेट्रिक हेड है, या उसी को हाइड्रोलिक हेड बोल लो। तो यानी कि टोटल हेड डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट जो हो जाएगा वही हो जाएगा हेड लॉस बिटवीन टू पॉइंट। तो अब इसके हिसाब से हम क्या होता है, एक हाइड्रोलिक ग्रेडियंट भी डिफाइन करते हैं। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आई क्या होता था, हमने पेरिमेबिलिटी में पढ़ा था कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आई इक्वल टू होता है सीपेज हेड पर यूनिट लेंथ अलॉन्ग द फ्लो, सीपेज हेड पर यूनिट लेंथ अलॉन्ग द फ्लो, और हेड लॉस क्या होता है, हेड लॉस अपॉन लेंथ अलॉन्ग द फ्लो, ये भी होता था। तो अब सीपेज हेड होता क्या, सीपेज हेड या हेड लॉस क्या होता है, वही होता है हेड डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट। यानी जैसे एंट्री और एग्जिट के बीच में निकालना तो क्या होगा, एच एंट्री माइनस एच एग्जिट। तो सीपेज हेड हो जाएगा एच एंट्री माइनस एच एग्जिट। आई इक्वल टू हो जाएगा सीपेज हेड पर यूनिट लेंथ इक्वल टू सीपेज हेड तुम्हारा मान लो एच है, स्मॉल एच, और लेंथ अलॉन्ग द फ्लो है तुम्हारा जेड, तो एच अपॉन जेड, आई इक्वल टू एच अपॉन जेड हो जाएगा। अब एक चीज़ होता है सीपेज प्रेशर। तो सीपेज हेड हो गया, तो सीपेज प्रेशर देखते हैं क्या होता है। तो सीपेज प्रेशर जैसे सॉइल के थ्रू एक तुम्हारा वाटर या कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो होता क्या है कि वो जब फ्लो करेगा तो क्या होगा, फ्रिक्शन ड्रैग भी लगेगा सॉइल पार्टिकल्स के ऊपर, सॉइल सॉलिड्स के ऊपर एक फ्रिक्शन ड्रैग लगाएगा। तो फ्रिक्शन ड्रैग की वजह से जो प्रेशर आता है उसी को हम बोलते हैं सीपेज प्रेशर। और ये सीपेज प्रेशर जब ये ड्रैग कहाँ पे, ये ड्रैग हमेशा क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ फ्लो के अलॉन्ग ही एक्ट करेगा। मतलब यदि अपनी तरफ ले जाने की कोशिश करेगा ना सॉइल सॉलिड को अपने साथ ले जाने की कोशिश करेगा फ्लो की वजह से, तो वही सॉइल प्रेशर जो होता है हमेशा एक्ट करता है इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो। तो अब ये होता कितना है, होता ये है, ये होता है ये इक्वल है होता है सीपेज हेड इंटू गामा डब्ल्यू के। सीपेज हेड हमने पढ़ा ही था, सीपेज हेड क्या है, कैपिटल एच स्मॉल एच था सीपेज हेड। तो अब इसी आई इक्वल टू एच बाई जेड से हम रखते हैं, तो स्मॉल एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई जेड आ जाएगा। तो सीपेज हेड की जगह आई जेड रख दोगे, गामा डब्ल्यू की जगह गामा डब्ल्यू, तो सीपेज प्रेशर का फार्मूला आ गया आई जेड गामा डब्ल्यू। जेड क्या है, लेंथ अलॉन्ग द फ्लो है, गामा डब्ल्यू तो पता होगा यूनिट वेट ऑफ वाटर है, आई आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हो गया। तो सीपेज प्रेशर हो गया आई जेड गामा डब्ल्यू। अब सीपेज ये फोर्स निकालना है आपको, तो ये प्रेशर है तो फोर्स निकालना है, तो क्या होगा, एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, तो आई जेड गामा डब्ल्यू इंटू ए हो जाएगा। अब दो कंडीशन निकलती है, अब फ्लो क्या हो रहा होगा, यदि आपका सॉइल है तो फ्लो या तो डाउनवर्ड हो रहा हो या अपवर्ड हो रहा हो, दो कंडीशन निकल सकती है ना जिसमें हमें कुछ ऐसा आएगा कि कुछ चेंज देखने को मिलेगा। तो डाउनवर्ड फ्लो और अपवर्ड फ्लो के केस में क्या होता है, डिफरेंट फिनोमेना बनते हैं। तो डाउनवर्ड फ्लो के केस में क्या होता है कि आपका जब डाउनवर्ड फ्लो हो रहा होगा तो सीपेज प्रेशर जो लग रहा होगा डाउनवर्ड ही लग रहा होगा, और इफेक्टिव स्ट्रेस भी आपका एक्ट करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो आपका टोटल इफेक्टिव स्ट्रेस को क्या हो रहा होगा, ये बढ़ा रहा होगा कि नहीं बढ़ा रहा होगा, तो टोटल इफेक्टिव स्ट्रेस को जो होगा ये बढ़ा रहा होगा। तो कितने से इंक्रीज करेगा, ये आई जेड गामा डब्ल्यू से इंक्रीज कर देगा, यानी कि सिग्मा बार इक्वल हो जाएगा जेड गामा डैश प्लस आई जेड गामा डब्ल्यू। जेड गामा डैश क्यों, क्योंकि अब तो यहाँ फ्लो हो रहा है,
फ्लो हो रहा है यानी कि सॉइल सैचुरेटेड है। सॉइल सैचुरेटेड है होता है जब पूरी तरह से, तो तुम्हारा इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है? इफेक्टिव स्ट्रेस तुम्हारा उसका हाइट इंटू गामा डब्ल्यू ही तो होता है। तो जेड गामा डब्ल्यू वही आपका इफेक्टिव स्ट्रेस हो गया तुम्हारे जो उसकी लोडिंग की वजह से, मतलब जो सॉइल का खुद का वेट था, और आई जेड गामा डब्ल्यू सीपेज प्रेशर की वजह से हो गया। तो टोटल आपका जो आ गया डाउनवर्ड फ्लो के केस में टोटल इफेक्टिव स्ट्रेस आ गया जेड गामा डैश प्लस आई जेड गामा डब्ल्यू। और अपवर्ड जब तुम्हारा फ्लो यही अब अपवर्ड हो जाएगा, तो फ्लो अपवर्ड जब हो जाएगा तो यही फिर तुम्हारा एक अच्छा फेनोमेना इससे बनेगा। जब फ्लो अपवर्ड होगा तो आपका देखो कि जो सॉइल पार्टिकल्स का वेट जो था उसकी वजह से जो आपका आ रहा था, मतलब सॉइल टू सॉइल जो कांटेक्ट की वजह से जो आपका इफेक्टिव स्ट्रेस आ रहा था वो तो अभी भी डाउनवर्ड लग रहा है। लेकिन जब आपका फ्लो अपवर्ड है तो सीपेज प्रेशर भी अपवर्ड लगेगा। तो आपका अब इस समय जो इफेक्टिव स्ट्रेस होगा तो टोटल इफेक्टिव स्ट्रेस या नेट इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा? घट जाएगा। और घटेगा कितने अमाउंट से? आई जेड गामा डब्ल्यू अमाउंट से घट जाएगा। यानी कि सिग्मा बार इक्वल टू हो जाएगा जेड गामा डैश माइनस आई जेड गामा डब्ल्यू, जेड गामा डैश माइनस आई जेड गामा डब्ल्यू। तो अब इससे क्या होगा कि अब देखो यहाँ पे जेड गामा डैश एक कंडीशन ऐसा भी तो आ सकती है, यदि तुम्हें सीपेज प्रेशर को बढ़ाते रहो, सीपेज प्रेशर को आई जेड गामा डब्ल्यू को बढ़ाते रहो तो एक कंडीशन यदि बढ़ते बढ़ते ऐसी भी आ सकती है कि आई जेड गामा डब्ल्यू जेड गामा डैश की इक्वल हो जाए। तो इक्वल हो जाएगा तो उस समय क्या होगा? उस समय इफेक्टिव स्ट्रेस आपका सिग्मा बार जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। तो उससे फिर एक फेनोमेना निकल के आता है क्विक सैंड या पाइपिंग, या उसी को बॉइलिंग या फ्लोटिंग कंडीशन बोलते हैं। तो क्विक सैंड या पाइपिंग या बॉइलिंग या फ्लोटिंग कंडीशन क्या है? ये एक फ्लो कंडीशन है। क्विक सैंड एक कोई मतलब सैंड नहीं है, क्विक सैंड एक फ्लो कंडीशन है जिसको हम पाइपिंग भी बोल सकते हैं या बॉइलिंग भी बोल सकते हैं या फ्लोटिंग कंडीशन भी बोल सकते हैं। ये होता क्या है? यदि आपका मान लीजिए अपवर्ड फ्लो हो रहा है, यदि आपका सॉइल में अपवर्ड फ्लो हो रहा है और एक ऐसा स्टेट आया कि जो आपका सबमर्ज्ड वेट है यानी कि जेड गामा डैश है सबमर्ज्ड वेट, वो तुम्हारा सीपेज प्रेशर के इक्वल हो गया। यानी आप ये भी बोल सकते हो कि सीपेज प्रेशर आपका सबमर्ज्ड वेट के इक्वल हो गया। तो उस केस में क्या होगा? नेट इफेक्टिव स्ट्रेस आपका सिग्मा बार इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और यदि इस केस में आपका कोहेजनलेस सॉइल हुआ तो कोहेजनलेस सॉइल में आपका शियर स्ट्रेंथ सब में शियर स्ट्रेंथ का फार्मूला तो आपको पता है कि शियर स्ट्रेंथ होता है सी प्लस सिग्मा एन बार टेन फाइव, सी प्लस सिग्मा एन बार टेन फाइव होता है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि कोहेजनलेस सॉइल है तो सी पहले से ही जीरो है, और सी पहले से जीरो है, और यहाँ पे अपवर्ड फ्लो की वजह से इस कंडीशन में आपका सिग्मा एन बार भी जीरो हो गया। तो आपका शियर स्ट्रेंथ टोटल जीरो आ गया, कोहेजनलेस सॉइल में शियर स्ट्रेंथ जीरो आ गया। तो शियर स्ट्रेंथ जब जीरो आ गया उसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं बचा तो क्या होगा? जब उसको में कोई स्ट्रेंथ नहीं बचा तो जो फ्लो के साथ ही वो फ्लो सॉइल पार्टिकल में टेंडेंसी आ जाएगी कि फ्लो के साथ ही वो बहता हुआ चला जाए। तो इसी कंडीशन को हम बोलते हैं क्विक सैंड या पाइपिंग या बॉइलिंग या फ्लोटिंग कंडीशन। तो अब ये भाई ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि ये उसमें क्यों नहीं होता कोहेसिव सॉइल में? तो कोहेसिव सॉइल में क्या होता है, भले से तुम्हारा सी कोहेसिव सॉइल में कोहेजन भी होगा तो सी प्लस सिग्मा एन बार टेन फाइव होगा, तो सिग्मा एन बार जीरो भी हो गया तो अभी भी तो एस इक्वल टू सी तो बचा ही है कोहेजन। तो वो वाला जो पोर्शन रहेगा सी वाला पोर्शन वो वाला ही बचा लेगा तुम्हें कोहेसिव सॉइल को क्विक सैंड होने से बचा लेगा। तो इसीलिए जो कोहेसिव सॉइल्स होती हैं उसमें एक क्विक सैंड का फेनोमेना अकर नहीं करता है, जैसे क्ले और फाइन सिल्ट हो गया। और एक चीज़ में और अकर नहीं करता है, जैसे ग्रेवल हो गया। तो ग्रेवल में क्या होता है? पार्टिकल बड़े बड़े होते हैं। ग्रेवल में पार्टिकल बड़े बड़े होते हैं, तो इतने बड़े पार्टिकल्स को हटाने के लिए, इतने बड़े पार्टिकल्स को अपने साथ फ्लो करवाने के लिए बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज की ज़रूरत पड़ेगी, और सीपेज प्रेशर की ज़रूरत पड़ेगी, और प्रैक्टिकल कंडीशन में इतना पॉसिबल नहीं होता। इसलिए ग्रेवल में भी क्विक सैंड कंडीशन नहीं आती है। तो क्विक सैंड कंडीशन कहाँ नहीं आएगी? कोहेसिव सॉइल्स जैसे क्ले और सिल्ट में, फाइन सिल्ट में और ग्रेवल में। और अकर किस में करेगा? अकर करेगा सैंड और कोर्स सिल्ट में क्विक सैंड कंडीशन। तो अब एक होता है तुम्हारा क्रिटिकल हाइड, इसी के बेसिस पे, इसी फेनोमेना के हिसाब से, इस फेनोमेना को रोकने के लिए फिर एक टर्म कॉइन किया गया जिसका नाम है क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट या इसको हम बॉइलिंग ग्रेडियंट भी बोलते हैं। जो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आपका क्या होता है? क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है कि वो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जिस पे वो जस्ट इक्वल हो रहा है, मतलब कि आपका इफेक्टिव स्ट्रेस जस्ट जीरो हो रहा है, मतलब कि आपका सबमर्ज्ड वेट आपका जो है सीपेज प्रेशर के जस्ट इक्वल हो रहा है। वो वाला जो आपका उस समय जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आ रहा है वो आपका क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट या बॉइलिंग ग्रेडियंट है। तो अब आपका यहाँ रखो सिग्मा बार इक्वल टू जेड गामा डैश माइनस आई जेड गामा डब्ल्यू।
इसमें आप सिग्मा बार को 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा, जेड गामा डैश इक्वल टू आई जेड गामा डब्ल्यू आ जाएगा। तो जेड जेड तो कट गया, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा डैश बाई गामा डब्ल्यू आ जाएगा। तो वही उस कंडीशन का आई को ही हम क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बोल रहे हैं। तो आई सी इक्वल टू होता है गामा डैश बाई गामा डब्ल्यू, आई सी इक्वल टू गामा डैश बाई गामा डब्ल्यू। और गामा डैश का फार्मूला जो कल बताया था हमने, क्या बताया था, G-1 गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, G-1 गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। तो गामा डब्ल्यू ऊपर भी है, गामा डब्ल्यू नीचे कट गया, तो आपका आई सी का फार्मूला क्या आ गया, गामा डैश बाई गामा डब्ल्यू इक्वल टू आ गया G-1 अपॉन 1 प्लस ई, G-1 अपॉन 1 प्लस ई। ठीक है। और अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डायरेक्ट पोरोसिटी के टर्म में लिखना होता हो आपको, तो पोरोसिटी के टर्म में लिख सकते हो G-1 इंटू 1 माइनस एन, G-1 इंटू 1 माइनस एन, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ठीक है, तो दोनों याद रखो, क्योंकि कभी कभी पोरोसिटी दे देता है, डायरेक्ट पूछ लेता, फिर पोरोसिटी से वाइड रेशियो निकालोगे, फिर इसको निकालोगे, उससे अच्छा डायरेक्ट याद रखे रहो कि यदि ई वाले में आता है जी और ई दिया है तो G-1 अपॉन 1 प्लस ई, जी और एन दिया है तो G-1 इंटू 1 माइनस एन। ठीक है। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, तो किसी सिचुएशन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगा क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, आपका क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट अपॉन आपका जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट उस कंडीशन में आता है, वो आपका हो जाएगा, आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो जाएगा कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू आई सी अपॉन आई। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं क्विक सैंड। ये हमने बता दिया कि कहाँ आकर करता है और किस सॉइल में नहीं आकर करता है। लेकिन क्विक सैंड एक, यदि आपको इस फिगर में देख सको, छोटा सा फिगर है, लेकिन अब आप ध्यान दें तो इस कंडीशन में क्या है कि एक सैंड की लेयर है, सैंड की लेयर है, नीचे इम्परमेबल है, नीचे इम्परमेबल लेयर है, उसके ऊपर फिर सैंड है, उसके ऊपर फिर क्ले की इम्परमेबल लेयर है, और इसमें फिर आपका आर्टिशियन प्रेशर लग रहा है। आर्टिशियन प्रेशर तब लगता है कि ये तुम्हारा ये सैंड ऊपर फिर टॉप पे जाके एक्सपोज्ड हो, किसी वाटर, मतलब वहाँ से वाटर मिल रहा हो, इसको यहाँ से वाटर आ रहा हो, फिर उसको ऊपर निकलने का तो साधन है नहीं, तो नीचे ही क्या होगा, आर्टिशियन प्रेशर डेवलप होगा, एक प्रेशर डेवलप होगा, उसी को आर्टिशियन प्रेशर बोलते हैं। मान लो H, उस समय आर्टिशियन प्रेशर की प्रेशर हेड है अपन तुम्हारा H है, यानी टोटल प्रेशर होगा H गामा डब्ल्यू आर्टिशियन प्रेशर। तो इस समय क्या होगा, ऊपर की तरफ प्रेशर लग रहा है, तो ऊपर की तरफ जब प्रेशर लग रहा है H गामा डब्ल्यू, तो एक तरह से क्या अपवर्ड फ्लो वाला केस की तरह ही तो एक्ट कर रहा है, अपवर्ड फ्लो वाले केस की तरह ही जब एक्ट कर रहा है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, अपवर्ड फ्लो वाले केस की तरह ही जब एक्ट करेगा, तो ये भी तुम्हारा ये क्विक सैंड वाली कंडीशन बनाएगा। तो क्विक सैंड वाली कंडीशन जब बनाएगा, तो आपका क्विक सैंड वाली कंडीशन जब बनाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, ये जैसे आप कोई मान लो एक्सकेवेशन करना चाह रहे हो, तो एक्सकेवेशन करना चाह रहे हो, आपका H डेप्थ तक है और आपने H माइनस एक्स डेप्थ तक एक्सकेवेशन करना है, तो आपको ये पता करना है कि भाई कितना छोड़ दें और कितना एक्सकेवेशन कर लें। तो इसके लिए क्या होगा कि आप फिर टोटल स्ट्रेस अप्रोच अप्लाई करो कि x इंटू गामा सेचुरेटेड, कि आपका क्या होगा, x इंटू गामा सेचुरेटेड इक्वल टू H इंटू गामा डब्ल्यू। मतलब इस कंडीशन पे आपका आएगा कि मतलब नीचे से जो अपवर्ड प्रेशर लग रहा है वो इक्वल हो जाए डाउनवर्ड प्रेशर के, तो वो आपका क्रिटिकल कंडीशन वही होगा, मतलब मैक्सिमम आप वहाँ तक आप कर सकते हो, क्या कहते हैं, एक्सकेवेशन। तो x इंटू गामा सेचुरेटेड इक्वल टू हो जाएगा H इंटू गामा डब्ल्यू, x इंटू गामा सेचुरेटेड इक्वल टू H इंटू गामा डब्ल्यू हो जाएगा। तो डेप्थ आप यहाँ से आपका x निकल जाएगा, तो डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन हो जाएगा आपका h माइनस स्मॉल h माइनस एक्स। तो ये आपका हो जाएगा, ये चीज़ें आपकी हो गई सीपेज एनालिसिस की। और एक क्विक सैंड कंडीशन एक वहाँ भी अकर कर सकता है, यदि आपका एक कंडीशन ये आए कि आपका ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे से, मान लो ग्राउंड वाटर टेबल एक किसी पोजीशन पे है, लेकिन आप एक्सकेवेशन जो कर रहे हैं ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे तक कर रहे हैं, तो ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे तक यदि एक्सकेवेशन हो रहा है, ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे तक यदि एक्सकेवेशन हो रहा होता है, तो उसमें फिर क्या होता है कि यदि आप ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे एक्सकेवेशन कर रहे हो और उसके बाद जहाँ पे आप एक्सकेवेशन कर रहे हो वहाँ से आप एक्सकेवेटेड एरिया से वाटर आप पंप कर दे रहे हो, तो वाटर पंप कर दे रहे होगे तो साइड से जो आपका वाटर टेबल तो ऊपर है, तो साइड से जो वाटर होगा तो एक अपलिफ्ट प्रेशर लगाएगा, तो वो उसकी वजह से भी क्विक सैंड कंडीशन अकर कर सकता है। तो ये चीज़ें आपकी हो गई सीपेज एनालिसिस की। तो दूसरा टॉपिक हमारा बचता है फ्लोनेट।
तो फ्लोनेट भी हम देखते हैं क्या होता है। तो आपने फ्लोनेट तो देखा ही होगा कि भाई फ्लोनेट होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन और फ्लो लाइन का ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, तो इसी को हम फ्लोनेट बोलते हैं। तो पहले हम देखते हैं भाई एक लाप्लास इक्वेशन क्या होता है। तो लाप्लास इक्वेशन होता है तुम्हारा आइसोट्रॉपिक मीडियम के लिए होता है del 2 h by del x स्क्वायर प्लस del 2 h by del y स्क्वायर इक्वल टू 0। मतलब ये 2D के लिए वैलिड होता है लाप्लास इक्वेशन। आइसोट्रॉपिक के लिए होता है del 2 h by del x स्क्वायर प्लस del 2 h by del y स्क्वायर इक्वल टू 0। और नॉन आइसोट्रॉपिक है तो नॉन आइसोट्रॉपिक में होता है kx del 2 h by del x स्क्वायर प्लस ky del 2 h by del y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये होता है नॉन आइसोट्रॉपिक मीडियम के लिए। और जो फ्लोनेट शो करता है, फ्लोनेट यही शो करता है कि ये ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन वही तुम्हारा देता है फ्लोनेट। जो तुम्हारा ये लाप्लास इक्वेशन है इन्हीं का तुम्हारा ग्राफिकल सोल्यूशन जब कर देते हो तो तुम्हारा फ्लोनेट बन जाता है, जो कि रिप्रेजेंट करता है तुम्हारा लॉस ऑफ एनर्जी हेड इन एनी रेसिस्टिव मीडियम। यानी कि फ्लोनेट तुम्हारा क्या हो गया, ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन व्हिच रिप्रेजेंट लॉस ऑफ एनर्जी हेड इन एनी रेसिस्टिव मीडियम। फ्लोनेट बनाते समय एजम्पशन क्या लेते हैं, तो फ्लोनेट बनाते समय एजम्पशन ये लेते हैं कि भाई डार्सी लॉ वैलिड है। डार्सी लॉ वैलिड है, डार्सी लॉ वैलिड के मतलब क्या हो गया कि आपका फ्लो लैमिनार होगा और सैचुरेटेड होगा, मतलब सॉइल आपका सैचुरेटेड होगा और फ्लो लैमिनार होगा। तो दो तो ये अपने आप सेल्फ एविडेंट हो गए कि ये दो तो होंगे सैचुरेटेड और लैमिनार, तभी डार्सी लॉ वैलिड होगा। तो एजम्पशन पहला एक क्या एजम्पशन क्या हो गया, डार्सी लॉ इज वैलिड। दूसरा एजम्पशन हो गया जो हमेशा होता है, सॉइल होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक है, सॉइल इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। और तीसरा एजम्पशन है कि पोर फ्लूइड और सॉइल सॉलिड आपका इनकम्प्रेसिबल है, मतलब जो आपका पोर फ्लूइड यानी वाटर जो है और सॉइल सॉलिड ये इनकम्प्रेसिबल है, मतलब ये कंप्रेस नहीं हो रहा है। तो एजम्पशन ये तीन इंपॉर्टेंट है, याद कर लो कि डार्सी लॉ वैलिड, सॉइल होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक और पोर फ्लूइड एंड सॉइल सॉलिड इज इनकम्प्रेसिबल। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं सॉइल इसके फ्लोनेट के, प्रॉपर्टीज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज़ और एप्लीकेशन। तो प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज़ ये होता है कि भाई अब फ्लोनेट बनता कैसे है, इक्विपोटेंशियल लाइन और इक्विपोटेंशियल लाइन होती हैं और फ्लो लाइन होती हैं। ये इन्हीं का एक जाल होता है जो कि 90 डिग्री पे कट कर रहे होते हैं। अब इक्वल स्पेसिंग पे होते हैं। तो होता क्या है कि इक्विपोटेंशियल जो लाइंस होती हैं, इक्विपोटेंशियल लाइंस जो होती हैं वो एक दूसरे से इक्वल पोटेंशियल ड्रॉप, मतलब उनके बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है हर इक्विपोटेंशियल लाइन के बीच में वो एक सेम होता है। मतलब इक्विपोटेंशियल ड्रॉप होता है डेल्टा स्मॉल h, वो सेम होता है फॉर 2 कंजिक्यूटिव इक्विपोटेंशियल लाइन। मतलब 2 कंजिक्यूटिव इक्विपोटेंशियल लाइन है उसके बीच में हमेशा इक्विपोटेंशियल ड्रॉप सेम रहेगा। यानी कि मान लीजिए आपकी n इक्विपोटेंशियल ड्रॉप हो रहे हैं, n इक्विपोटेंशियल ड्रॉप हो रहे हैं, मतलब यदि n+1 इक्विपोटेंशियल लाइन है, n+1 इक्विपोटेंशियल लाइन होंगी तो उससे क्या हो रहे होंगे, n इक्विपोटेंशियल ड्रॉप हो रहे होंगे। तो यानी कि उनके बीच में यदि इस तरफ से दूसरी तरफ तक हेड हम देखें, टोटल हेड, यदि टोटल हेड का कितना सीपेज हेड है तो क्या होगा n इंटू डेल्टा स्मॉल h। और डिस्चार्ज जो हो रहा होगा, डिस्चार्ज अब जो 2 फ्लो लाइन होंगी, एक फ्लो लाइन है और उसके बाद कंजिक्यूटिव उसके नीचे दूसरी फ्लो लाइन है, तो 2 फ्लो लाइन मिलके क्या हो रही होंगी, एक फ्लो चैनल बना रही होंगी। और हर फ्लो चैनल के बीच, हर फ्लो चैनल से जो आपका डिस्चार्ज जा रहा होगा डेल्टा स्मॉल क्यू ये डिस्चार्ज जो जा रहा होगा हमेशा सेम होगा। यानी कि 2 इक्विपोटेंशियल लाइन के बीच में ड्रॉप सेम होगा हमेशा, और 2 कंजिक्यूटिव फ्लो लाइन यानी कि फ्लो चैनल के बीच में, फ्लो चैनल से हमेशा आपका डिस्चार्ज सेम होगा डेल्टा स्मॉल क्यू। और अब 2 फ्लो लाइन और 2 इक्विपोटेंशियल लाइन, तो एक मतलब क्या कहते हैं, एक ऐसे रेक्टेंगुलर या क्वाड्रिलेटरल बना रहे होंगे ना, उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं फ्लो फील्ड, जो कि आइसोट्रॉपिक मीडियम है। यदि आपका आइसोट्रॉपिक मीडियम होता है तो आइसोट्रॉपिक मीडियम में स्क्वायर होता है, और ये तुम्हारा नॉन आइसोट्रॉपिक मीडियम है तो नॉन आइसोट्रॉपिक मीडियम में ये रेक्टेंगुलर होता है। नॉन आइसोट्रॉपिक मीडियम में ये क्या होता है, रेक्टेंगुलर होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लो कि भाई फ्लो फील्ड आपका आइसोट्रॉपिक में स्क्वायर होता है और नॉन आइसोट्रॉपिक में रेक्टेंगुलर होता है। फ्लोनेट आप एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि फ्लोनेट जो होती है एक गिवन सेट ऑफ बाउंड्री कंडीशन के लिए फ्लोनेट हमेशा समान रहता है। मतलब ये एक यूनिक फ्लोनेट बनेगा फॉर ए गिवन सेट ऑफ बाउंड्री कंडीशन। तो यदि बाउंड्री कंडीशन चेंज नहीं हो रही है तब तक आपका फ्लोनेट चेंज नहीं होगा, चाहे कुछ भी चेंज हो जाए, चाहे आपका डिस्चार्ज, आपका H1 H2 चेंज हो जाए, चाहे सॉइल चेंज हो जाए, उससे डिस्चार्ज वगैरह फ़र्क पड़ेगा, लेकिन फ्लोनेट नहीं चेंज होगा। फ्लोनेट तब तक नहीं चेंज होगा जब तक आपकी बाउंड्री कंडीशन नहीं चेंज होती है। ठीक है,
तो ये आपके जो 4 पॉइंट थे कि इक्विपोटेंशियल ड्रॉप सेम होता है 2 कंजिक्यूटिव इक्विपोटेंशियल लाइन के बीच में, डिस्चार्ज सेम होता है हर फ्लो चैनल के बीच में, फ्लो फील्ड आपका आइसोट्रॉपिक में स्क्वायर होता है, नॉन आइसोट्रॉपिक में रेक्टेंगुलर होता है, और फ्लो नेट तुम्हारा यूनिक होता है फॉर गिवन सेट ऑफ बाउंड्री कंडीशन। ये चारों प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। अब टोटल डिस्चार्ज क्या होगा? टोटल डिस्चार्ज होगा तुम्हारा यदि नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स दिए हैं NF इक्वल टू, अच्छा नंबर ऑफ फ्लो चैनल क्या होंगे? यदि नंबर ऑफ फ्लो लाइन्स दिए हैं कि नंबर ऑफ फ्लो लाइन्स मान लो 10 फ्लो लाइन है, तो उससे फ्लो चैनल कितने बनेंगे? 10 - 1 9 तो बनेंगे, यानी कि नंबर ऑफ फ्लो चैनल जो होंगे नंबर ऑफ फ्लो लाइन -1 होगा, वो होगा NF। ND क्या होता है? नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप होता है, वो होता है नंबर ऑफ फ्लो लाइन्स, नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन्स, यानी कि उसको फाई लाइन्स भी बोलते हैं। फ्लो लाइन्स को क्या बोलते थे? साई लाइन्स, और इक्विपोटेंशियल लाइन को आपको बोलते हैं फाई लाइन। तो नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन -1, ये हो जाएगा नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप। तो टोटल डिस्चार्ज क्या आ जाएगा? टोटल डिस्चार्ज नंबर ऑफ फ्लो चैनल पता है और हर फ्लो चैनल से डेल्टा क्यू डिस्चार्ज हो रहा है, तो टोटल डिस्चार्ज क्या हो जाएगा? कैपिटल Q इक्वल टू डेल्टा स्मॉल q इंटू NF। और इक्विपोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगा? इक्विपोटेंशियल ड्रॉप डेल्टा स्मॉल h क्या हो जाएगा? कैपिटल H अपॉन ND। यदि ND यानी नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप ND है, और टोटल जो आपका है ड्रॉप है, मतलब टोटल आपका हेड जो है सीपेज हेड वो कैपिटल H है, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? एक इक्विपोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा? डेल्टा स्मॉल h इक्वल टू कैपिटल H अपॉन ND। अब इन दोनों को हम एक साथ लेते हैं, तो फिर उसमें हम क्या आते हैं, जब ये एप्लीकेशन फ्लो नेट के एप्लीकेशन से हम बहुत सारी हम अपनी चीज़ें निकालते हैं, जैसे सीपेज डिस्चार्ज हो गया, सीपेज प्रेशर हो गया, एग्जिट ग्रेडियंट हो गया, हाइड्रोलिक प्रेशर हो गया, ये सब निकालते हैं। तो पहला है सीपेज डिस्चार्ज। तो सीपेज डिस्चार्ज में ऊपर के वही 2 चीज़ें यूज करके हम निकालते हैं। Q इक्वल टू आइसोट्रॉपिक मीडियम में Q इक्वल टू होता है KH NF/ND, KH इंटू NF/ND। तो ये जो डिस्चार्ज होता है, ये डिस्चार्ज आता है फॉर पर मीटर लेंथ ऑफ डैम, मतलब ये यूनिट लेंथ ऑफ डैम के लिए आता है। मान लो लेंथ ऑफ डैम भी दिया रहे कि मान लो आपने डिस्चार्ज निकाला Q इक्वल टू KH NF/ND निकाल के, Q इक्वल टू KH NF/ND लगा के आपने डिस्चार्ज निकाल लिया कि भाई इतना मीटर क्यूब पर सेकंड है, लेकिन उसमें दिया था, ये तो आया पर मीटर लेंथ ऑफ डैम। मान लो उसमें लेंथ ऑफ डैम भी कुछ दिया हुआ है आपका, तो उसको भी आपको मल्टीप्लाई करना होगा, फिर तब आएगा टोटल डिस्चार्ज, ठीक है, क्योंकि ये जो आपका फार्मूला ये पर मीटर लेंथ ऑफ डैम के लिए है। नॉन आइसोट्रॉपिक मीडियम में क्या होगा? नॉन आइसोट्रॉपिक मीडियम में K की जगह K डैश आ जाएगा, बस Q इक्वल टू K डैश इंटू H NF/ND, ठीक है। और उसके बाद तुम्हारा क्या है? अब K डैश क्या होगा? K डैश तुम्हारा होता है इक्विवेलेंट परमेबिलिटी, क्योंकि नॉन आइसोट्रॉपिक मीडियम में क्या होता है? नॉन आइसोट्रॉपिक मीडियम में किसी पॉइंट पे डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट सॉइल की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मानिए कि यदि हम परमेबिलिटी को ही कंसिडर करें, कि परमेबिलिटी है, तो परमेबिलिटी को ही कंसिडर करें, तो परमेबिलिटी भी डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होगी। तो जैसे आपका इक्विवेलेंट, जैसे 2D का केस है, 2D केस में तुम्हारा x डायरेक्शन में अलग परमेबिलिटी है, y डायरेक्शन में अलग परमेबिलिटी है, तो इसको हम हम क्या कहते हैं, कन्वर्ट कर लेंगे एक इक्विवेलेंट परमेबिलिटी पे। K डैश इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 2D केस में √KX KY, और 3D का केस में क्या होगा? 3D केस में होगा KX इंटू KY इंटू KZ के पावर 1/3, ठीक है। और ये नॉन आइसोट्रॉपिक मीडियम में होता है, तो तुम्हारा जो उसके जैसे तुम्हारा क्या था, नॉन आइसोट्रॉपिक मीडियम में फ्लो फील्ड आपका रेक्टेंगुलर था, तो हमें रेक्टेंगुलर को हमें बदलना पड़ता है स्क्वायर में। तो रेक्टेंगुलर को स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लगती है। तो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो होती है वो क्या होती है? x इक्वल टू XT √KX/KY, x इक्वल टू XT √KX अपॉन KY, या ऐसे भी लिख सकते हो कि XT इक्वल टू X √KY/KX, XT इक्वल टू X √KY/KX। तो ये हो जाएगा, तो यहाँ से हम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। उसके बाद हो गया सीपेज प्रेशर आपको पता ही था, सीपेज हेड इंटू गामा डब्ल्यू होता है। तो किसी पॉइंट पे आपको निकालना, मान लो वहाँ पे n इक्विपोटेंशियल ड्रॉप पहले से हो चुके हैं, तो उस समय सीपेज हेड कितना बचेगा? कैपिटल H माइनस n इंटू डेल्टा स्मॉल h इंटू, तो ये सीपेज हेड बचेगा, इंटू गामा डब्ल्यू मल्टीप्लाई कर दो तो सीपेज प्रेशर आ जाएगा। अब आ जाते हैं तीसरा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर तुम्हारा क्या होता है? पोर वाटर प्रेशर होता है। तो पोर वाटर प्रेशर क्या होता था? प्रेशर हेड इंटू गामा डब्ल्यू। तो प्रेशर हेड इंटू गामा डब्ल्यू करना तो क्या होगा? उस पॉइंट पे आप पीजोमीटर लगाओ, प्रेशर हेड आप मेजर करो, इंटू गामा डब्ल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, या तुम क्या करो, सीपेज हेड में डेटम हेड का
यदि तुम्हारा उसके ऊपर है, मतलब डेटा हेड से ऊपर है तो तुम्हारा प्लस कर दो, नीचे है लेकिन माइनस कर दो, तो यही आ जाएगा। तो एच माइनस एन डेल्टा एच माइनस प्लस जेड इंटू गामा डब्ल्यू। ये सब तो सीपेज प्रेशर और हाइड्रोलिक प्रेशर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट जो एप्लीकेशन था ये सीपेज डिस्चार्ज का था और एग्जिट ग्रेडियंट का था। एग्जिट ग्रेडियंट क्या होता है? एग्जिट ग्रेडियंट होता है कि जब आपका, जैसे मान लो आपका कोई डैम है, ये मान लो कि आपका कोई डैम है, ठीक है, डैम है या एम्बैंकमेंट है, तो अब इसमें क्या है कि सीपेज हो रहा होगा, एक तरफ आपका वाटर है, एक तरफ वाटर है, एक तरफ हेड H1, एक तरफ हेड H2 है, या तो फिर एक तरफ हेड H1 एक तरफ हेड 0 है। तो अप स्ट्रीम साइड से डाउन स्ट्रीम साइड तक क्या होगा? सीपेज हो रहा होगा नीचे से। यदि आपका अर्दन है तो नीचे सॉइल से जब हो रहा होगा, क्या कहते हैं, सीपेज होते हुए जा रहा होगा, तो जो एग्जिट पे, जब वहाँ पे आपका डाउन स्ट्रीम पे निकलेगा, तो डाउन स्ट्रीम पे जब निकलेगा तो उसका भी तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एक हो रहा होगा, क्योंकि जो उस समय जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है उसको हम बोलते हैं, मतलब एग्जिट के टाइम पे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है उसको हम बोलते हैं एग्जिट ग्रेडियंट। आई एग्जिट होता है डेल्टा स्मॉल एच, यानी डेल्टा स्मॉल एच क्या है? वो एक इक्विपोटेंशियल ड्रॉप है। तो डेल्टा स्मॉल एच अपॉन एल, एल क्या है? लेंथ ऑफ फ्लो फील्ड है। लास्ट फ्लो फील्ड जो था, लास्ट फ्लो फील्ड का आपका लेंथ था, वो था एल। आई एग्जिट इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा स्मॉल एच अपॉन एल। अब जो पाइपिंग होता, अब एक कंडीशन हमें बताई थी, क्विक सैंड या पाइपिंग कंडीशन, वो यहाँ पे यूज होगा। वहाँ पे मतलब इसको हमें रोकना होता है। तो पाइपिंग होता क्या? जब तुम्हारा नीचे से फ्लो होते हुए जा रहा है, फ्लो नेट आपका बनेगा, तो नीचे से फ्लो होते हुए जा रहा है, तो होता क्या है कि जब अंतिम में निकलता रहता है तो उसकी टेंडेंसी ये बन जाती है कि हो सकता है वो जो पार्टिकल है उसके, क्या कहते हैं, सॉइल पार्टिकल को ज़्यादा, उसमें सीपेज प्रेशर उसमें उस समय ज़्यादा है, तो सॉइल पार्टिकल को भी अपने साथ लेके जा सकता है। तो अपने साथ लेके जा सकता है, तो इसी कंडीशन को पाइपिंग कहते हैं। फिर क्या होगा? एक को ले गया, फिर उसके बाद वाले को ले गया, फिर ले गया, तो एक तरह से एक पाइप स्ट्रक्चर बन जाएगा। मतलब नीचे ही एक, मतलब उसके तुम्हारे डैम के नीचे एक पाइप का स्ट्रक्चर बन गया। और उसके बाद फिर क्या होगा? मान लो ये स्ट्रक्चर बन गया, किसी कंडीशन में बन गया, तो उसी के अलॉन्ग अब ये क्या होगा? ओवरटर्न हो जाएगा आपका डैम। तो ये हमें होने नहीं देना भाई, ये तो फेल हो जाएगा। तो इस पाइपिंग को हमें रोकना है, तो इसलिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये तो पाइपिंग हो गया तो भाई पूरा ही सारा गिर जाएगा तुम्हारा स्ट्रक्चर। तो हमें इसको बड़ा फैक्टर ऑफ सेफ्टी बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं इसको रोकने के लिए। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू अगेंस्ट पाइपिंग जो होता है वो होता है आई सी अपॉन आई एग्जिट। आई सी आपका क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट था, आई एग्जिट आपका एग्जिट ग्रेडियंट है। आई सी अपॉन आई एग्जिट, जो कि फाइन सैंड के केस में होता है 6 से 7। सोचो, फाइन सैंड के केस में होता है 6 से 7 और कोर्स सैंड के केस में होता है 4 से 5। फाइन सैंड में 6 से 7, कोर्स सैंड में 4 से 5। अब पाइपिंग को अवॉइड करने के लिए तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम प्रोवाइड करेंगे इतना, लेकिन इसको अवॉइड करने के लिए फिर और कुछ चीज़ें भी लगाएंगे। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अवॉइड करने के लिए हमें क्या होता है कि हम या तो सीट पाइल वाल लगा दो, इसको वर्टिकल कट ऑफ या सीट पाइल वाल बोलते हैं, मतलब कि बीच में आप सीट पाइल वाल लगा दो। तो सीट पाइल वाल लगाने से होता क्या है कि जो लास्ट फ्लो फील्ड है, लास्ट फ्लो फील्ड के अलॉन्ग जो लेंथ थी, लेंथ ऑफ लास्ट फ्लो फील्ड, वो बढ़ जाएगी। तो लेंथ अलॉन्ग लास्ट फ्लो फील्ड बढ़ जाएगी तो आपका क्या हो जाएगा? एग्जिट ग्रेडियंट घट जाएगा। एग्जिट ग्रेडियंट घट जाएगा तो आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट पाइपिंग बढ़ जाएगा, तो उससे सेफ हो जाएगा आपका। या तो आप क्या कर सकते हैं? प्रोटेक्टिव फ़िल्टर प्रोवाइड कर दो। तो प्रोटेक्टिव फ़िल्टर क्या होता है कि आपका डाउन स्ट्रीम साइड में हम क्या करेंगे, जहाँ से निकल रहा है, जहाँ से वाटर निकल के बाहर जा रहा है डाउन स्ट्रीम साइड में, वहाँ पे हम क्या करेंगे? प्रोटेक्टिव फ़िल्टर लगा देंगे। तो प्रोटेक्टिव फ़िल्टर क्या होता है कि सॉइल का ही बना होता है। इसमें क्या होता है? ग्रेडेड, मतलब कि नीचे छोटे छोटे पार्टिकल रहते हैं, उससे ऊपर उससे बड़े पार्टिकल, उसके ऊपर उससे बड़े पार्टिकल, और सबसे ऊपर सबसे बड़े पार्टिकल, मतलब एक इन्वर्टेड, इसको इन्वर्टेड, मतलब इन्वर्टेड फ़िल्टर भी बोलते हैं इसको। या तो मतलब अभी हमने क्या बोला कि या तो इसको आप बोल दो, क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव फ़िल्टर बोल दो, या आपको इन्वर्टेड फ़िल्टर बोल दो, या ग्रेडेड फ़िल्टर बोल दो। तो ये एक हमें यूज किया जाता है पाइपिंग को अवॉइड करने के लिए। तो अब इसके लिए टरजैगी ने गाइडलाइन दी, भाई ये आपका जो होना चाहिए, इसके पार्टिकल साइज़ जो होने चाहिए ग्रेडेशन में कैसे कैसे होनी चाहिए, किस तरह का आपका क्राइटेरिया लेना है। तो टरजैगी ने आपने जो गाइडलाइन दिया फॉर डिज़ाइन या प्रोटेक्टिव फ़िल्टर या ग्रेडेड फ़िल्टर, इन्वर्टेड फ़िल्टर के लिए, इन्होंने 3 चीज़ें दी। 3 चीज़ में पहली चीज़, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो पहली चीज़ इन्होंने दी कि D15, मतलब ऊपर देखो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में रेशियो है, तो ऊपर आपका फ़िल्टर का, नीचे आपका प्रोटेक्टिव सॉइल का।
तो उन्होंने पहला बताया कि डी फिल्टर, ऊपर फिल्टर का नीचे प्रोटेक्टिव सॉइल का। तो पहला उन्होंने बताया कि D15 ऑफ फिल्टर अपॉन D85 ऑफ प्रोटेक्टिव सॉइल, D15 ऑफ फिल्टर अपॉन D85 ऑफ प्रोटेक्टिव सॉइल शुड बी लेस देन 5। तो ये वाला चीज़ क्या कर रहा था, ये वाला चीज़ ये इंश्योर कर रहा था कि दो कंडीशन हो सकती है। एक चीज़ तो हो सकती है कि भाई कोई सॉइल का इरोजन ना हो, और यदि आप पूरा का पूरा वाटर मान लो रोक दोगे, वाटर आप पूरा का पूरा मान लो आप कहे कि भैया मैं सीट पाइल वाल पूरा नीचे तक लगा दूंगा, वाटर ही रोक दूंगा, वाटर जाने नहीं दूंगा, तो उससे क्या होगा कि एक अपलिफ्ट प्रेशर, मतलब ऊपर की तरफ प्रेशर लगेगा, अपलिफ्ट प्रेशर, तो वो अपलिफ्ट प्रेशर भी आपका क्या होगा, वो भी उसको ओवरटर्न कर सकता है डैम को। तो आपको दोनों कंडीशन है, ना आपको सॉइल को इरोजन करवाने देना है, ना आपको एक्सेस अपलिफ्ट प्रेशर जनरेट करने देना है, मतलब कि आपको फ्लो भी होने देना है और ऐसा फ्लो होने देना है कि इरोजन भी ना हो। तो यही दोनों कंडीशन को साथ साथ इंश्योर करना है। तो इन्होंने कहा कि D15 ऑफ फिल्टर अपॉन D85 ऑफ प्रोटेक्टिव सॉइल शुड बी लेस देन 5। ये इंश्योर करेगा कि आपका कोई सिग्निफिकेंट इरोजन नहीं हो रहा है सॉइल का फिल्टर के थ्रू। और उसके बाद दूसरा कंडीशन इन्होंने दिया कि D15 ऑफ फिल्टर अपॉन D15 ऑफ प्रोटेक्टिव सॉइल शुड बी ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन 20, मतलब 4 से 20 के बीच में हो। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें दो पार्ट है, इसका फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट इंश्योर कर रहा है कि सफिशिएंट हेड लॉस हो जाए, कि सफिशिएंट हेड लॉस हो जाए आपका फिल्टर के थ्रू, ताकि कोई अपलिफ्ट प्रेशर जनरेट ना हो। और तीसरा इन्होंने दिया वो D50 ऑफ फिल्टर अपॉन D50 ऑफ प्रोटेक्टिव सॉइल, D50 ऑफ फिल्टर अपॉन D50 ऑफ प्रोटेक्टिव सॉइल शुड बी लेस देन 25। तो आपका जो सेकंड पार्ट था और थर्ड पार्ट, मतलब थर्ड वाला कंडीशन है और सेकंड वाले कंडीशन का सेकंड पार्ट, ये दोनों क्या इंश्योर कर रहे हैं, ये एक एडिशनल डिज़ाइन कंसिडरेशन है, आपके एडिशनल डिज़ाइन या एडिशनल सेफ्टी कंसिडरेशन के लिए ये लिया है। तो ये आपकी होगी टर्जेगी गाइडलाइन, इसको आपको बहुत ध्यान से याद कर लेना चाहिए। उसके बाद आ जाता है फ्लोनेट इन नॉन होमोजीनियस मीडियम। अभी तक जो फ्लोनेट हम बना रहे थे किस में, होमोजीनियस मीडियम में बना रहे थे, ये तुम्हारा नॉन होमोजीनियस मीडियम होगा तो क्या होगा, तो नॉन होमोजीनियस मीडियम में जो आपकी फ्लो लाइन्स होती हैं वो डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। नॉन होमोजीनियस मीडियम में क्या होगा, एक तरफ एक डिफरेंट सॉइल है, एक तरफ डिफरेंट सॉइल है, तो जो उनका इंटरफेस होगा, दोनों सॉइल्स के बीच का इंटरफेस होगा, उस इंटरफेस पे आपकी फ्लो लाइन डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो क्या होगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा इंटरफेस पे, तो K1/K2, मतलब एक सॉइल का आपका परमेबिलिटी K1 था, एक सॉइल का परमेबिलिटी K2 है, तो डिफ्लेक्शन का रेशियो क्या होगा, वही हमें बता रहे हैं कि K1/K2 इक्वल होगा, वो होगा tan θ 1/tan θ 2, K1/K2 इक्वल tan θ 1/tan θ 2। और जो आपका थीटा है, थीटा ये है, थीटा क्या एंगल है, थीटा ये जो एंगल है ये है नॉर्मल से, उस इंटरफेस पे जो नॉर्मल है, उससे उस नॉर्मल से आपका है फ्लो लाइन का जो एंगल है वो है आपका θ1 इनिशियल एंगल, और जब डिफ्लेक्ट होने के बाद का एंगल है θ2, मतलब नॉर्मल से एंगल है। तो K1/K2 इक्वल tan θ 1/tan θ 2, ये हो गया। अब आ जाते हैं, एक चीज़ होता है फेरेटिक लाइन। जब आपका फेरेटिक लाइन कब बनता है, एक कंडीशन जब हुआ अभी, जब आप उसके क्या कहते हैं डैम की बॉडी के अंदर से फ्लो नहीं होने दे रहे थे, सिर्फ नीचे से फ्लो हो रहा था। लेकिन यदि आप अर्दन डैम बनाएं और इस तरह से रहे कि वो सॉइल के मतलब क्या कहते हैं डैम के बॉडी के अंदर से फ्लो हो रहा हो, सीपेज हो रहा हो, तो उस कंडीशन में क्या होती है, जो टॉप मोस्ट फ्लो लाइन होती है, टॉप मोस्ट मतलब एक होता है ना कि इसके ऊपर तक फ्लो होगा, उसके ऊपर फिर ड्राई रहेगा। तो जो फेरेटिक लाइन क्या होती है, फेरेटिक लाइन होती है जो टॉप मोस्ट फ्लो लाइन को डिनोट करती है, वो फेरेटिक लाइन। ये तुम्हारा एक चीज़ ये भी डिस्टिंग्विश करती है, क्योंकि इसके ऊपर जो सॉइल मास होता है वो होता है ड्राई, और इसके नीचे जो होता है सॉइल मास वो होता है सैचुरेटेड। या इसको इस तरह से बता सकते हैं कि इसके ऊपर जो प्रेशर होता है, इसके ऊपर मतलब एट फेरेटिक लाइन या अबव फेरेटिक लाइन जो होता है वो होता है प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, और इसके नीचे जो प्रेशर होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है। ये फेरेटिक लाइन की चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, इसको ध्यान से याद कर लो। और शेप इसका होता है बेस पैराबोला, फेरेटिक लाइन का शेप आपका बेस पैराबोला होता है, टॉप मोस्ट फ्लो लाइन है। ये फेरेटिक लाइन आपकी इक्विपोटेंशियल लाइन नहीं है, फ्लो लाइन है, ठीक है। तो टॉप मोस्ट फ्लो लाइन है, ऑन एंड अबव इट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड बिलो इट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। अब ये होता है एक चीज़ की डिस्चार्ज, अब मतलब ड्रेनेज फिल्टर के थ्रू डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज ड्रेनेज फिल्टर के थ्रू हो रहा है, उस कंडीशन में आपका डिस्चार्ज क्या आएगा, डिस्चार्ज थ्रू ड्रेनेज फिल्टर। तो Q इक्वल टू उसमें होता है KS, Q इक्वल टू होता है KS। फार्मूला याद करना, ये कहीं पूछेगा नहीं आपका ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा।
फार्मूला याद कर लो तो Q इक्वल टू होता है KS और S इक्वल टू होता है अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस डी, अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस डी। और डी इक्वल टू होता है आपका बेस विड्थ माइनस फिल्टर लेंथ माइनस 0.7L। डी इक्वल टू होता है बेस विड्थ माइनस फिल्टर लेंथ माइनस 0.7L। और L इक्वल टू होगा आपका NH, L इक्वल टू होगा NH। H तो आपको पता है कि सी पे जेड है और N आपका जो होगा सी पे जेड या आप स्ट्रीम हेड ये आपका है, क्योंकि दूसरा साइड तो हेड जीरो होगा एग्जिट पे, मतलब ये डाउन स्ट्रीम पे। तो और N क्या है, N आपका है जो अप स्ट्रीम साइड पे जो उसका फेस है डैम का, उस फेस पे जो आपका वो है 1 वर्टिकल रेशियो N हॉरिजॉन्टल होगा, तो वो N डिनोट कर रहा है ये यहाँ पे जो N है, L इक्वल टू NH। ठीक है, तो Q इक्वल टू हो गया KS, S इक्वल टू हो गया अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस डी, डी इक्वल टू हो गया बेस विड्थ माइनस फिल्टर लेंथ माइनस 0.7L। नॉन आइसोट्रॉपिक मीडियम में क्या होगा, नॉन आइसोट्रॉपिक मीडियम में Q इक्वल टू होगा K डैश इंटू एस, जैसे वहाँ था ऐसे यहाँ भी है K डैश इंटू एस होगा। एस तो तुम्हारा K डैश तुम्हारा वही पहले से जैसा हो जाएगा, 2D के केस में अंडर रूट KX KY, 3D केस में KX KY KZ के पावर 1/3। और S इक्वल टू हो जाएगा, अब D की जगह DT आ जाएगा, मतलब ट्रांसफार्म हो जाएगा आपका जो आपका डायमेंशन है ये ट्रांसफार्म हो जाएगा, तो D की जगह DT हो जाएगा। तो S इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट DT स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस DT, और DT इक्वल टू हो जाएगा D अंडर रूट KY/KX। जैसे वहाँ था XT इक्वल टू क्या था, XT इक्वल टू X अंडर रूट KY/KX, तो वहीं DT इक्वल टू D अंडर रूट KY/KX। इसको बहुत ज़्यादा ध्यान मत देना क्योंकि ये पूछता नहीं है ज़्यादा। और यदि एक हो कि भाई ड्रेनेज फिल्टर प्रोवाइड नहीं किया गया, आपका फ्लो हो रहा है सॉइल के, मतलब आपका इसमें होमोजीनियस सॉइल मास है यदि आपका इम्बैंकमेंट का, उससे या इम्बैंकमेंट या डैम है, तो उससे यदि आपका फ्लो हो रहा है, उसके बावजूद भी आपने ड्रेनेज फिल्टर आपने डाउन स्ट्रीम साइड पर प्रोवाइड नहीं किया है, तो ड्रेनेज फिल्टर नहीं प्रोवाइड किया है तो आपका क्या होगा, हमेशा वो जो आपका डाउन स्ट्रीम साइड रहेगा वेट रहेगा, तो उसको आप सेफ गार्ड करने के लिए क्या करेंगे, स्टोन पिचिंग प्रोवाइड करा दीजिए, मतलब वहाँ पे स्टोन बिछा दीजिए। तो स्टोन पिचिंग प्रोवाइड कराएंगे तो हमेशा वो क्या होगा, डैमेज से बचा रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें अब आपकी ये चीज़ें हो गई। टेरजेगी गाइडलाइन आपका हो गया, ये प्रोडक्टिव फ़िल्टर या ग्रेडेड फ़िल्टर के लिए, और बाकी चीज़ें आपने बता दी, फ्लोनेट की एप्लीकेशन बता दिए, प्रॉपर्टीज़ बता दिए, एजम्पशन बता दिए, और सीपेज की चीज़ें बता दी। तो आपका पूरा सीपेज एनालिसिस हो गया और फ्लोनेट हो गया। ठीक है, तो आपका बस एक टॉपिक और बचता है, स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ स्लोप, और एक टॉपिक बचता है आपका सॉइल एक्सप्लोरेशन। वो छोटा सा टॉपिक है, तो दोनों को कल हम एक साथ करा देंगे। तो आपका पूरा का पूरा सॉइल मैकेनिक्स आपका जो है पूरा रिवीजन हो गया, मतलब नोट्स आपके सारे रिवाइज हो गए, जितने भी आपके फार्मूले थे और जो इम्पोर्टेंट थ्योरी थी। इससे बाहर आपका यदि SSC JEE की तैयारी कर रहे हैं या कोई आपकी स्टेट AE एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मतलब यदि आप फार्मूले या थ्योरी के लिहाज से पूछें, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस और कर सकते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। और इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जितना अच्छा रहेगा, जितना ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे फिर और हम अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, विदा लेते हैं आपसे, धन्यवाद।